टिप ऑफ द डे। नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूव किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल, रिलेटिविस्टिक जेट, वीक लेंसिंग, माइक्रो लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स और ग्रेविटेशनल वॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम प्रूफ फ्रॉम ऑर्बिटिंग अर्थ के बारे में समझते हैं। 2004 में नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नेम ग्रेविटी प्रोब बी रखा। इसे खास तौर पर आइंस्टाइन की थ्योरी जो कि अर्थ के ऑर्बिट के बारे में है उसे देखने के लिए बनाया गया। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है जो कि जैसे ही स्पिन करती है वैसे ही स्पेस टाइम फैब्रिक को अपने गिर्द खींचती है। इस स्पेसक्राफ्ट में 4 जायरोस्कोप थी जिन्हें स्टार IM पेगासी की तरफ पॉइंट किया गया था। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी गलत होती तो इनकी डायरेक्शन में कभी चेंज ना आता। 2011 में साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने जायरोस्कोप की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व किया है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से है, जिससे आइंस्टाइन की ये थ्योरी साबित हो गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 8th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिफरेंट मेथड्स समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हों और 2 ही वेरिएबल्स हों तो उनका सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से या ऑर्डर्ड पेयर्स की मदद से कैसे निकाला जाता है। आज हम मुख्तलिफ तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका पिछले तरीके से मुख्तलिफ होंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला तरीका जिसकी आज हम बात करेंगे वो है मेथड ऑफ, ये हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स। आपको ऑलरेडी ये पता है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे हम उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। हम ये देखेंगे कि कोएफिशिएंट इक्वेट करने से क्या मुराद है। हमारे पास बिलफर्ज 2 इक्वेशंस हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमने ये देखा लास्ट टाइम के ग्राफ की मदद से हमने ये कैसे सॉल्व किया था। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू जो है उसके साथ कोएफिशिएंट एक जगह -1 है और दूसरी जगह +1 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशंस को, तो हमारे पास 2x प्लस x 3x आ जाएगा और -y प्लस y ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। और हम यहाँ से ये ऐड बोथ इक्वेशंस, हमने जब इनको x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 2। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे पहली इक्वेशन से हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में अगर हम x की वैल्यू 2 लगा दें तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 4 आती है। तो हमारा सोल्यूशन है 2,4 जो हमने पिछली दफ़ा ग्राफ के थ्रू भी देखा था। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इस मेथड में हम उनको किस तरह कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें इक्वेशन x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और आपको कहा गया है कि आप इसका सलूशन बताएं। अगेन सलूशन से मुराद है कि ऐसी चीज़ के
जिसमें x और y की वैल्यू हमें पता हो। तो यहाँ पे हमें दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो 4x हो जाए, या हमें दूसरी क्वेश्चन में y की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो 4y हो जाए, ताकि हम जब दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो हम यूँ करते हैं कि हम पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 4 गिव्स अस, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 4। यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी इक्वेट कर रहे हैं, हम किसी इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होता है। सिर्फ एक साइड पे मल्टीप्लाई करने से हमारे रिजल्ट्स गलत आएंगे और इक्वेशन भी अनबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, या जब हम ओपन करते हैं 4x माइनस 16y इज इक्वल टू 16, ये हमारी इक्वेशन, हम इसे 3 कहते हैं। ये इक्वेशन पहली इक्वेशन से ही ड्राइव हुई है। तो बेसिकली पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन एक ही इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया। अब आप देखें कि पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन को हम दोबारा से लिखते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये दूसरी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है, यानी कि ये वाली इक्वेशन ये दोबारा लिखी गई है एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो x के कोफिशिएंट दोनों में 4 है। आप अगर ऐड करेंगे वो तो 8x हो जाएगा, तो इसके लिए हमें इनके कोफिशिएंट्स के मुताबिक इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब जब 4x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0, और माइनस 15y में जब y ऐड करेंगे तो यू विल गेट माइनस 15y इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमें मिलेगा 15y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी वैल्यू पहली या दूसरी इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, मसलन अगर हम पहली इक्वेशन में रखें x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, या x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर हम लिखें 4 यानी x की वैल्यू कामा 0, तो हमने ये देखा कि हमने कोफिशिएंट इक्वेट करके सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकाला। दूसरा मरहला ये होता है कि आप इक्वेशन को टेस्ट करते हैं कि क्या, सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट करने का तरीका बहुत आसान है। हम इसको टेस्ट इस तरह करेंगे कि हम पहली इक्वेशन में मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहली इक्वेशन थी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x की जगह 4 और y की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास 4 माइनस 4 0 आता है, विच इज़ वैलिड। अगर मैं इसी सोल्यूशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करूं तो 4 इंटू 4 माइनस y इज इक्वल टू 16, 16 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन दुरुस्त है। अब हम बात करेंगे एक और तरीके की। इस तरीके में हम ये देखेंगे कि इसी तरह की इक्वेशंस को क्या हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जवाब है हाँ। वो तरीका कहलाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट से मुराद है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं और पहले एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, उससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। मिसाल के तौर पे हम पिछली वाली प्रॉब्लम को ही लेंगे। प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास दो इक्वेशंस थी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और 4x
माइनस वाई इज इक्वल टू 16। पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 और दूसरी को इक्वेशन 2 कहते हैं। हम ये कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x को एज अ फंक्शन ऑफ y या एज अ सब्जेक्ट ऑफ y लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 4y। हुआ क्या, पहली इक्वेशन में हमने दोनों साइडों पे 4y ऐड किया, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन 3 कहते हैं। अब हम ये करेंगे कि दूसरी इक्वेशन में x की ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पे ये याद रहे कि अगर हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, वो वापस पहली इक्वेशन में पुट नहीं करना। तो जब हम उसमें प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और x की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 4y, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 16, या इसे हम लिख सकते हैं 16 प्लस 16y माइनस वाई इज इक्वल टू 16, या 15y इज इक्वल टू 16, राइट और लेफ्ट दोनों पे आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो 15y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। और जब हम ने x की वैल्यू निकालनी है तो पहली दो इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम थर्ड इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में x एज अ फंक्शन ऑफ y ऑलरेडी लिखा गया है। तो हम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू y की जगह हमने 0 लिख दिया क्योंकि y की वैल्यू मालूम हो चुकी है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 या x इज इक्वल टू 4। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया इक्वेशन का, हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन आया 4, 0, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। हमने पहले मेथड में देखा था कि जब हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे थे तब भी हमारा यही जवाब आया था और अब भी यही आया है। किसी भी इक्वेशंस का सलूशन हमेशा सेम होता है, चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ करें। आज हमने ये देखा कि हमने इक्वेशंस, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह सॉल्व किया, और उससे पहले हमने ये देखा था कि इनको हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके किस तरह सॉल्व किया। हमने ये देखा कि दोनों सूरतों में हमारा जवाब बिल्कुल सेम आता है और हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके, और अगर हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो रही हैं तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन दुरुस्त है। आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो तो उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने से मुराद है कि हम x और y या जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। आज हम एक और तरीका देखेंगे जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हम ये देखेंगे कि इसके ज़रिए हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हमें किस तरह से हेल्प करता है किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने में। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड के लिए हमें इक्वेशंस को एक ख़ास फॉर्म में लिखना होता है, और वो फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उन इक्वेशंस में a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट्स होंगे जबकि x और y वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहले तरीका ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं पहली को, दूसरी को इक्वेशन 2 कहते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन को एक कांस्टेंट b2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2
एंड इक्वेशन 2 बाय B1। अगर हम इस तरह से करेंगे तो इक्वेशंस मॉडिफाई होंगी। मिसाल के तौर पे पहली इक्वेशन में जब हम उसे B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, B2 B2 B2, और दूसरी इक्वेशन जो है उसे हम B1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यह आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से, तो इक्वेशन की हर टर्म उस पर्टिकुलर कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद अगर हम दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास B2 A1 x माइनस B1 A2 x। मैंने ये जब माइनस किया तो हुआ ये कि सेकंड इक्वेशन की पहली इक्वेशन की पहली टर्म से सब्ट्रैक्ट की। इसके बाद B2 B1 y माइनस B1 B2 y, और फिर प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो पहली दो टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है, x इंटू B2 A1 माइनस B1 A2। अगली दो टर्म से अगर हम y कॉमन ले लें तो हमारे पास y इंटू B2 B1 माइनस B1 B2, और आखिरी दो टर्म्स हम लिख रहे हैं B2 C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम मज़ीद आगे लेकर चलें तो हमारे पास एक चीज़ हमने देखी कि पहली टर्म जो थी x वाली, उसमें कॉमन B2 A1 माइनस B1 A2 था, लेकिन अगली टर्म अगर आप देखें जब हमने x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो B2 B1 माइनस B1 B2, और आपको पता है कि B2 B1 और B1 B2 एक ही चीज़ है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो y का कोफिशिएंट 0 हो गया, बिकॉज B2 B1 माइनस B1 B2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर आप राइट वाली इन दो टर्म्स को इधर ले जाएं तो इनके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी A1 B2 माइनस A2 B1 डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस B2 C1। आपने ये देखा कि अगर आपको वैल्यूज़ पता हों A1 B1 और C1 की, और इसी तरह A2 B2 C2 की, तो आप पहले वेरिएबल की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने y की वैल्यू निकालनी, ये भी हमें सिर्फ पहले वेरिएबल x की वैल्यू पता चली है। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस को मैं दोबारा लिखता हूँ। उन इक्वेशंस में आपको पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना, मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन हमारे पास थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन थी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
अब हम y की चूंकि वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें ये करना है कि x को गायब करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि पहले वाली इक्वेशन को अगर हम a2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आती है, और दूसरी इक्वेशन को अगर हम a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a1a2x प्लस a1b2y प्लस a1c2 इज इक्वल टू 0 आता है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को दूसरी इक्वेशन को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तो हमारे पास आ जाएगा a2 a1x माइनस a1 a2x प्लस a2 b1y माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसी तरीके से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ रहा है a2 a1 माइनस a1 a2 प्लस y इंटू a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि a2 a1 और इधर a1 a2, चूंकि a1 a2 और a2 a1 एक ही चीज़ें हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x का कोफिशिएंट 0 का मतलब है x एलिमिनेट हो गया, और हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, a1 c2 माइनस a2 c1 a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये मैंने किस लिए किया है, मैं ये चाह रहा था, आपको याद होगा कि जब हमने x की वैल्यू निकाली थी तो a1 पहले था और b2 बाद में था, तो हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी बाद वाले जो टर्म थी वो माइनस थी वो प्लस हो गई, और इसी तरीके से पहले वाली प्लस थी वो माइनस हो गई, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हुआ, हमारे पास y की ये वैल्यू आई। इस चीज़ को हम बड़ी आसानी से एक फार्मूले के तौर पे लिख सकते हैं, जो कि होगा x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इन कॉन्स्टेंट्स को, जो कि कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशंस के, इसे आप इस तरह लिखें a1, इसके बाद आप लिखेंगे b1 और फिर c1, और ये आप 2 दफ़ा लिखेंगे a1 b1 c1, और इसी तरीके से a2 b2 c2 a2 b2 c2। और यहाँ पे अगर हम पहले और आखिरी कॉलम को छोड़ दें और ये वाली वैल्यूज़ x से रिलेटेड हैं, ये अगली 2 वैल्यूज़ y से रिलेटेड हैं, और अगली 2 वैल्यू 1 से रिलेटेड है, और हम ये देख रहे हैं कि x के नीचे लिखा है b1 c2 माइनस b2 c1। इसका मतलब है b1 c2 से मल्टीप्लाई हुआ और उसमें से b2 c1 मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट हुआ। y के अगले 2 कॉलम्स, यानी कि ये c वाला और a वाला, y के नीचे देखें तो a2 c1 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए माइनस a1 c2, और 1 के नीचे जो हमने लिखा है ये वाली टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। इसका फ़ायदा क्या है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और इक्वेशंस आपको दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y, बल्कि हम ये ले लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 5,
और दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। और आपको ये कहा गया है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सॉल्व करें। अब होगा ये कि सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को उस फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्म अभी हमने देखी थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली। तो पहली इक्वेशन जो है उसे हम किस तरह लिखेंगे, 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी को हम लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स थे, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, जो कि नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट 1 है। और c1 की वैल्यू माइनस 5 है। और इसी तरीके से हम ये बल्कि लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस 5, और इसी तरीके से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस 4 और c2 की वैल्यू माइनस 2 है। अब हम इन कॉन्स्टेंट्स को उसी तरीके से लिख लेते हैं, 2, 1, माइनस 5 और फिर 2, 1, माइनस 5। ये हमने 2 दफ़ा लिखने। और दूसरे क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स 3, माइनस 4, माइनस 2, 3, माइनस 4 और माइनस 2। और जिस तरह हमने पहले देखा था कि जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को आप छोड़ दें, पहली 2 को आप x के नीचे लिखें, पहले और दूसरे कॉलम को, दूसरे और तीसरे को y के नीचे लिखें, और 1 के नीचे लिखेंगे तीसरे और चौथे कॉलम को। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या कहता है, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x डिवाइडेड बाय 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब अगले 2 कॉलम्स को देखेंगे, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1। और यहाँ से हम देखेंगे कि x डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 20 माइनस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय माइनस 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 8 माइनस 3। यहाँ हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 22 ओवर माइनस 11 और y इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने ये देखा कि 2, 1 हमारा इसका सोल्यूशन है। और सोल्यूशन निकालने के लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपको कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए कि इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन को पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।